नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं से आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें। और यह वीडियो खासकर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उनके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी लंबा सेशन है। अगर लंबा सेशन हो तो हो सकता है कि 2 पार्ट में भी जा सकता है, लेकिन जहाँ तक भी चलते हैं पहले इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सारे पॉइंट्स यहाँ पर बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज जो है हमें पढ़ना है वो रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसा कि इस परिभाषा में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं इसके अतिरिक्त भी अपनी तरफ से कुछ बताऊंगा, इसलिए आप अपना कॉपी और पेन तैयार रखिए। तो आपको एक बात बता दें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 प्रकार के जो है सब्सटेंस भाग लेते हैं। एक तो हमारा, मान लीजिए आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया है A+B = AB। तो इसमें A+B जो है ये काम करता है रिएक्टेंट की तरह, मतलब अभिकारक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये जो व्यवहार करता है ये व्यवहार करता है उत्पाद की तरह, प्रोडक्ट की तरह। तो आप हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो रिवर्सेबल रिएक्शन हो, चाहे नॉन रिवर्सेबल रिएक्शन हो, चाहे उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, चाहे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, जो लेफ्ट साइड के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट या अभिकारक कहते हैं, जबकि राइट साइड के जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, या इंग्लिश में इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे स्क्रीन बोर्ड पे क्या जो है परिभाषा लिखी गई है, इसको भी समझते चलते हैं। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है, यानी 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, तथा नया पदार्थ या कोई पदार्थ अकेले अपघटित होकर के नए पदार्थ बनाता है। हो सकता है कि A+B = AB बने, या AB टूटकर A+B में बन जाए ना। इस प्रकार की भी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। और आगे है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर के एक या एक से नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपके पास एग्जाम्पल है, C+O2 = स्थिर के निशान को = बोलते हैं, CO2। C+O2 = CO2। इसमें C और O अभी मैंने समझाया कि हमारे अभिकारक हैं, इनसे बन रहा है क्या? उत्पाद। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है C और O, नीचे अभिकारक, यानी ये हमारे दोनों क्या है? अभिकारक है, और इनसे मिल के क्या बना हुआ? उत्पाद। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है, और कार्बन और ऑक्सीजन जो है अपने अपने में अलग अलग जो है गुण रखते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के गुण इनसे बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यहाँ पे साफ साफ इसने लिखा है कि ध्यान दीजिएगा कि उदाहरण के लिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिसके गुण कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इनके गुण कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण है इस ऑक्सीजन से पूरी तरह से क्या है? और ऑक्सीजन और कार्बन से पूरी तरह से भिन्न होते हैं।
अब यहाँ पे जो बात मैंने आपको समझाई वही बात इसने विशेष नोट्स में लिखा है। कह रहा कि जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या मैंने समझाया कि अगर आपके पास दो सब्सटेंस है A प्लस बी इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट बन रहा है AB, तो इस वाले पार्ट्स को आप रिएक्टेंट यानी अभिकारक बोलेंगे और बने हुए भाग को क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। ठीक है ना दोस्त? तो कह रहा कि जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वे अभिकारक तथा जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड में हमें क्या करना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें चलना है परिवर्तन की तरफ। किसकी तरफ? परिवर्तन की तरफ। परिवर्तन से मेरा तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के वस्तुएं पाई जाती हैं। कह रहा कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की क्या पाई जाती हैं? वस्तुएं पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ अथवा द्रव्य से मिलकर क्या होती हैं? बनी होती हैं, है ना। और इन वस्तुओं में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तथा ऊर्जा अन्योन्य क्रिया उत्पन्न होती रहती है। और ये परिवर्तन दो प्रकार के हैं। मतलब ब्रह्मांड में हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन चलता रहता है और परिवर्तन के द्वारा क्या होती है? ऊर्जा निकलती रहती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन परिवर्तनों के लिए ऊर्जा व्यय होती है ना, निकलती भी रहती है और व्यय भी होती है। तो कह रहा कि इस प्रकार के परिवर्तन मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है, नंबर 1 पर हम चलेंगे, भौतिक परिवर्तन, जिसे हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेज और रासायनिक परिवर्तन को हम केमिकल चेंजेज बोलेंगे। यानी भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेज और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेज, है ना। तो कहते हैं कि अभिक्रियाओं के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन मुख्य दो प्रकार के हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन है जिसे हम फिजिकल चेंजेज बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है जिसे हम केमिकल चेंजेज बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं। कहा कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, परिभाषा देखिएगा, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार, भौतिक गुण, विद्युत चालकता, घनत्व तो परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उनका रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान नहीं बदलता, या उनके रासायनिक और संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब अगर हम एक दूसरे में बताएं तो दो या दो से अधिक अभिकारकों को आपस में मिलाने पर जो उत्पाद बनते हैं, वे उत्पाद क्षणिक मात्र बनते हैं, कुछ समय के लिए बनते हैं और लौट कर अपने फिर से अभिकारक अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा कि पदार्थ का आकार, भौतिक गुण, विद्युत चालकता, घनत्व कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, लेकिन पदार्थ रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन, यानी पदार्थ के रासायनिक केमिकल स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जो भी होगा वो बाहर फिजिकल चेंजेज होगा और फिर पदार्थ लौट के अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने देखा होगा कि जल का बर्फ में परिवर्तित होकर परिवर्तन, या वाष्प में परिवर्तन, या गलन, वाष्पन, क्वथन, हिमकरण, ऊर्ध्वपातन तथा
संघनन जैसी क्रियाएं भौतिक परिवर्तन है। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, बर्फ है, बर्फ को हल्का गर्म किया तो जल में बदल गया, जल को ज़्यादा गर्म किया तो वह भाप में बदल गया, है ना। फिर भाप को ठंडा किया फिर से जल में आ गया, या बर्फ को ठंडा किया और बर्फ को गर्म किया तो वो जल में गया, और जल को जो है फिर से जो है क्या किया, ठंडा किया, तो क्या हो गया, वह फिर से बर्फ में बदल जाएगा। जैसे ये रिएक्शन जो है क्या है, एक रिवर्सेबल रिएक्शन है। अभिक्रियाएं जो है इसमें भी रिवर्सेबल और नॉन रिवर्सेबल मतलब होता है कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दो प्रकार की अभिक्रियाओं को हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, तीर का निशान यदि एक ही तरफ लगा रहे, इसका मतलब a प्लस बी से ए बी बन जाएगा, लेकिन ए बी लौट कर जो है फिर a प्लस बी में नहीं आएगा। मतलब ये एक परमानेंट चेंजिंग है। इसमें फिर से यहाँ से रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लौट कर नहीं आएगा। तो यह तो केमिकल चेंजेज है, ये फिजिकल चेंजेज नहीं है। लेकिन अगर कभी इस प्रकार से आप तीर का निशान देखते हो, जैसे ध्यान दीजिएगा इस वाले रिएक्शन को, कि अगर आपके पास देखिएगा P प्लस क्यू है और उसके बाद आपके तीर का निशान कुछ इस प्रकार से लगा है और PQ बन रहा है, तो इसका मतलब ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। इसको हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें P प्लस क्यू को आपस में मिलाने पर PQ बनता है और PQ लौट कर फिर से P प्लस क्यू में आ जाता है। मतलब रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चला जाता है और प्रोडक्ट लौट के रिएक्टेंट में आ जाता है। कुछ समय के लिए चेंजिंग होती है, और इस प्रकार की ही चेंजिंग को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में क्या है, कोई अभी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बना लेते हैं और उत्पाद फिर से लौट कर अभिकारक अवस्था में आ जाता है। ये टेम्पररी चेंजिंग होती है, कुछ समय के लिए होती है, अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। कह रहा कि इसमें बर्फ को गर्म किया जाता है तो जल में परिवर्तित हो जाता है, और अधिक गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है। अब आगे कह रहा कि भाप में बदल जाता है तथा जल वाष्प के रासायनिक रूप में समान आणविक H2O केवल अपने भौतिक गुणों में भिन्नता रखते हैं। जैसे बर्फ को ठंडा किया, यहाँ पर बर्फ पिघला तो जल बन गया, जल को गर्म किया तो वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा किया फिर से जल बन गया, और जल को फिर ठंडा किया तो फिर बर्फ बन गया, है ना भाई। लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे हम आपको बताएं। देखिए, बर्फ को जब बर्फ जब पिघल रही है तो इसे आप मेल्टिंग बोलेंगे। मेल्ट मतलब पिघलना। और जब बर्फ जब पिघलती है तो उसको गलन कहते हैं, और गलन के बाद गलन होकर क्या होती है, बर्फ जल में बदल जाएगी। अब इसमें जो है ये इसका क्वथन है। जब आप इसे गर्म करते हो तो यहाँ पे गर्म करने को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथन कहते हैं, ठीक है ना। अब जब बॉयल करेंगे आप तो ये वाष्प में बदलेगा, इवेपोरेशन हो जाएगा इसका। अब वाष्प को फिर से आप क्या करोगे, जो भाप होती है उसे आप ठंडा करोगे, कंडेंसेशन कर, इसकी अभिक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। और जब कंडेंसेशन करोगे, भाप को फिर ठंडा करोगे तो भाप बदल जाएगी वाटर में, जल में, और फिर जल को फिर से आप जो है फ्रिज यानी ठंडा कर दोगे, फिर से बर्फ में बदल जाएगा। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि वाटर साइकिल रिएक्शन है, एक प्रकार का रिवर्सेबल रिएक्शन है, जिसमें देखिए ये सारे जो चिन्ह हैं अभी मैंने बताएं कि सब के सब जो चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं, ये सब जो है उत्क्रमणीय के चिन्ह हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन के चिन्ह हैं, जिसमें क्या होता है कि पदार्थ लौट कर फिर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो जो भी फिजिकल चेंजेज होते हैं वो सभी जो है एक प्रकार के अस्थायी टेम्पररी चेंजिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए, कह रहा कि एक और एग्जाम्पल इसमें दिखा रहा है, नंबर 2। इसी प्रकार यदि हम एक बीकर में जल में चीनी लेकर घोल दे और चीनी का विलयन प्राप्त होता है, यह विलयन चीनी तथा जल के गुणों को दर्शाता है ना। यदि विलयन को वाष्पित किया जाए, गर्म करके पानी को उड़ा दिया जाए तो चीनी के क्रिस्टल हमें प्राप्त होते हैं। अतः यह एक भौतिक प्रक्रम है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जब चीनी को जल में घोला जाता है तो नया पदार्थ नहीं बनता है। तात्पर्य कहने का मेरे ये है
कि द्रव्य अविनाशता का नियम थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, क्योंकि चीनी को जल में घोल करके फिर जल को गर्म करोगे और फिर भाप को उड़ा दोगे तो चीनी उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ मैंने बताया कि द्रव्य अविनाशता का नियम लगेगा, और द्रव्य अविनाशता के बारे में वीडियो जो है इसी चैनल पर मैंने अपलोड की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ और इसने नोट विशेष लिखा है। क्या लिखा है भाई, जरा इसे देख लेते हैं। कह रहा कि भौतिक परिवर्तन एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है। ये मैं बताता चला रहा हूँ कि एक प्रकार का यह टेम्पररी चेंजिंग है। इसमें आसानी से पदार्थ को पुनः रिवर्स करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाए और उत्पाद को पुनः अभिकारक में बदल कर क्या कहता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। अभिकारक से उत्पाद बना लिया, फिर उत्पाद को लौट कर फिर अभिकारक अवस्था में इसमें आ जाता है ना। इस प्रकार यह एक प्रकार का कौन सा चेंजिंग है, यह एक प्रकार का जो है अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ें। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक केमिकल चेंजिंग पे। लेकिन उससे पहले हम भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कांच के बर्तन का टूटना। कांच का बर्तन टूट जाता है, फिर कांच को पिघला करके क्या किया जाता है, फिर से उसे प्राप्त कर लिया जाता है। रबर है आपके हाथ में, जो रबर इलास्टिक आप लेते हैं, आप उसे खींचिए फिर छोड़ दीजिए तो अपने मूल अवस्था में लौट आता है। इस प्रकार की भी चेंजिंग कौन सी चेंजिंग है, इस प्रकार की भी चेंजिंग जो है टेम्प्रोरी चेंजिंग है। घूमता हुआ पंखा, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपने फ़ैन ऑन किया, पंखा घूमने लगा, आपने बंद कर दिया या लाइट चली गई तो पंखा अस्थायी हो जाता है, जहाँ पे था वहीं पे फिर लौट कर आता है। और आपको अंधेरा लग रहा है तो आपने बल्ब जला दिया, और जब बल्ब जलाया और उसके बाद फिर आपने बल्ब बुझा दिया या लाइट कट गई तो बल्ब फिर से अपनी सामान्य अवस्था में चला आता है। तो ये सारे परिवर्तन जो है कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ना तो पदार्थ का रासायनिक संगठन बदलता है, और इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की तरफ, जिसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। करा कि केमिकल चेंजेस में बड़ी सारी बातें आपको सीखनी है। केमिकल चेंजेस बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, यानी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इनका, केमिकल कंपोजिशन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के अणुओं का संगठन व द्रव्यमान पूरी तरह से क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, और जिनसे एक या एक से अधिक नए पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं। मतलब पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, और जिनमें एक या एक से नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे में जंग का लगना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आदि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, कई सारे केमिकल रिएक्शन है। ये सब केमिकल रिएक्शन एक परमानेंट चेंजिंग है, मतलब इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलाएंगे तो इसमें प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन फिर प्रोडक्ट लौट कर अभिकारक अवस्था में नहीं आएगा। अब आगे जैसे कह रहा है क्या क्या इसके गुण हैं। रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार का परमानेंट चेंजिंग, यानी एक प्रकार का अस्थायी परिवर्तन है, और नया बना पदार्थ भौतिक विधि द्वारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता। जो पदार्थ बन चुका है वो लौट कर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा सकता। यह रासायनिक विधि द्वारा संभव हो सकता है। रासायनिक विधि द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, और नए बने पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। जो पदार्थ दो या दो से अधिक अभिकारकों को आप मिला करके जब एक उत्पाद बनाते हो तो जो उत्पाद बनता है उसके गुण जो है क्या होते हैं, उसके गुण पूर्णतया जो है क्या होते हैं, भिन्न होते हैं मूल पदार्थ से। अब इसके अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्पल है। किसी पदार्थ का जलना, जैसे मैग्नीशियम, कोयला, मोमबत्ती, पेट्रोल, सीएनजी, पेपर यानी कागज आदि का जलना जो है क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कागज को जला देंगे, जलाने के बाद फिर से उससे कागज नहीं बना सकते। उसी तरह से एलपीजी है, घर में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस, उसको जलाने के बाद फिर आप उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल है, उसे जलाने के बाद जब वो गाड़ी में जलता है उसके बाद आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। फिर जैसे भोजन का पकना एक परमानेंट चेंज है, भोजन पक गया तो फिर कच्चा नहीं होगा।
ठीक है। भोजन का पचना, जो भोजन अमाशय में पच गया तो इस समय प्राप्त नहीं हो सकता। दूध से दही का बनना, दूध से दही तो बना लेंगे, फिर दही से दूध बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा। बच्चे और पौधे में वृद्धि, भाई किसी की भी वृद्धि हो, पेड़ पौधा भी बढ़ जाता है तो फिर छोटा नहीं होता है, या हम और आप यदि बड़े हो गए तो फिर से अपनी छोटी अवस्था में नहीं जा सकते, ठीक है ना। लोहे में जंग का लगना, ये सभी किस प्रकार के परिवर्तन हैं, ये सभी जो है केमिकल चेंजेज है, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ रासायनिक परिवर्तन बेहतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण की तरफ। इसमें आपको बताएंगे क्या होता है अभिकारक और क्या होता है उत्पाद, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। आपको काम इतना करना है कि वीडियो को पूरी तरह से देखना है और कॉपी और पेन लेकर लगे रहना है। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छा लगता है उसे नोट करते चलना है। यदि आपको सभी पॉइंट चाहिए तो वीडियो को रोक कर जो है क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आप पूरी वीडियो में जो भी पॉइंट्स है आप उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। करा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें भाग लेने वाले पदार्थों सूत्र संकेतों के आधार पर प्रदर्शन ही समीकरण कहलाता है। मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें एक व्यवस्थित ढंग से जब हम लिखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में दो चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, दूसरा उत्पाद होता है जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे मूल पदार्थ जो आपस में क्रिया करते हैं और अभिकारक कहलाते हैं। दूसरी ओर अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले नए पदार्थ से उत्पाद कहलाता है। जो भी पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और जो अभिक्रिया को कराने के लिए भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम की हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम जब क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ देखिएगा रिएक्शन में ध्यान से, रिएक्शन में है मैग्नीशियम, इसकी क्रिया हो रही है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो अणुओं से, तो बना दे रहा है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जा रही है। तो जो ये चीज़ है इसको अभी मैं कब से समझाता आ रहा हूँ, इसे हम अभिकारक कहते हैं और बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। हालांकि ये सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे भी। तरह की उपरोक्त अभिक्रिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अभिकारक तथा मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस जो निकली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्पाद कहते हैं ना, उसे हम जो है प्रोडक्ट कहते हैं। और कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों से बनने वाले पदार्थ उत्पादों द्वारा समीकरण के रूप में इन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया, जब इन्हें जो भी पदार्थ हम मिलाते हैं जब उन्हें हम एक समीकरण में व्यवस्थित कर देते हैं तो उसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आज के जो टॉपिक में हम आपको बताएंगे वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, करा कि अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। जैसा कि सबसे पहले है योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 2 पर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 3 पर है वियोजन अभिक्रिया, नंबर 4 पर है अपघटन अभिक्रिया और नंबर 5 पर है उभय अपघटन अभिक्रिया। योगात्मक या संयोगात्मक अभिक्रिया या एडिशनल और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। मैं एक एक अभिक्रिया पर बहुत ही विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए, बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इसका अगला पार्ट लेकर। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए विशेषकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर के हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।